नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। चर्चा में के आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उसकी जिसकी पिछले कई महीनों से लगातार देश में चर्चा चल रही है, जिसके लिए जेपीसी जो समिति है उसका भी निर्माण किया गया है और पिछले 24 घंटों से लगातार संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी है। हालांकि लोकसभा में जो ये वक्फ संशोधन बिल है वो पास हो चुका है और राज्यसभा में अभी कुछ ही देर पहले इसको सदन में रखा गया है और उसके ऊपर चर्चा करी जा रही है। तो ये वक्फ संशोधन बिल क्या है, इसके क्या कुछ प्रावधान है और इसके लागू होने के बाद में क्या कुछ बदलाव आएंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मनीष जी के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। मनीष जी, पिछले कई महीनों से और पिछले खासकर 24 घंटों की बात करी जाए तो लोकसभा से वक्फ संशोधन जो बिल है वो पास हो चुका है और राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा चल रही है। इसके इतिहास की शुरुआत, इसके वक्फ जो बोर्ड है इसके इतिहास से शुरू करें तो कई इस्लामिक देश है वहां पर ये वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत जैसे देश में वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में इस बोर्ड को बनाया गया, ये यहाँ से हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जितना ज्ञात इतिहास है मतलब बताते हैं कि 1200 ईस्वी में जो तब ये वक्फ की शुरुआत हुई थी। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर 2 गांव शायद उस समय वक्फ किए गए थे। वक्फ करने का मतलब ये है कि अल्लाह की संपत्ति, मतलब जिसको कि कोई भी व्यक्ति दान कर दे धार्मिक उद्देश्य, अल्लाह के लिए दान कर दे, धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर दे, वो उसको वक्फ कहा जाता है। मतलब मेरे पास यदि कोई संपत्ति है, मैं चाहता हूँ कि ये समाज धर्म के काम आए, अल्लाह के काम आए, उसको वक्फ करना कहते हैं। तो तब से शुरुआत है। बताते हैं कि पैगंबर साहब के समय जब ये हुई थी तब कहते हैं कि 600 गांव, 600 खजूर के पेड़ सबसे पहले वक्फ किए गए और उनकी आय से फिर मदीना का काम चला। इस तरह के कुछ इतिहास ज्ञात पड़ता है। भारत में 1954 में इसका कानून सबसे पहले बना था। उसके बाद इसमें संशोधन भी किए गए। उद्देश्य ये था कि वक्फ की जो संपत्तियां जो वक्फ की जाती हैं, जो वक्फ के पास जाती हैं, उनका बेटर मैनेजमेंट हो। मतलब वो आपने वक्फ तो कर दी और जिस उद्देश्य के लिए वक्फ की गई वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जब ये धार्मिक काम के लिए जाएगी तो उससे जो भी होने वाली आय है वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो जिनको जरूरतमंद जो लोग हैं, उन तक वो उसका पैसा पहुंचे, उससे जो होने वाली आय है उससे उनका बेटर कुछ काम हो सके, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, हाँ, मतलब ये सुधारा जा सके। क्योंकि वक्फ आपने संपत्ति दे दी, उसके बाद उसका जो भी मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है, उससे किराया आ रहा है, मान लीजिए कि और कोई बेनिफिट है, वो पैसा जो है अल्टीमेटली जो मुस्लिम समुदाय का जो गरीब व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचे, ये उसका उद्देश्य था। और 1954 के बाद से फिर लगातार इसमें संशोधन भी हुए हैं। जो बड़े संशोधन थे 1995 में हुआ, उसके बाद 2013 में एक संशोधन हुआ और अब तो पूरा तरह से बिल को बदल करके पूरा एक नया बिल पेश किया गया। जी, बिल के क्या कुछ प्रावधान है उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन अधिकतर जो इस्लामिक देश है पूरे विश्व में वहां पर वक्फ बोर्ड जैसा ऐसा कुछ नहीं है और भारत में है। इसकी जरूरत भारत को क्यों पड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि शायद एक जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो ये थी कि वक्फ की गई संपत्ति जो मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देश हैं, वहां पर एक सिस्टम अलग है, क्योंकि वहां पे सरकार ही इस्लामिक और आधार पे बनी हुई, तो वहां पर ऐसी कोई जरूरत मुझे लगता है कि नहीं थी। हमारा देश चूंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संप्रदाय पंथ निरपेक्ष देश मान सकते हैं, वो देश है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो यहाँ था, जो पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ रह गए, उनके हितों की रक्षा के लिए उस तत्कालीन सरकार ने सोचा होगा कि जो संपत्तियां वक्फ की गई हैं उनका बेटर मैनेजमेंट हो और जो जिस उद्देश्य से की गई हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचे। उसके लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ की जो स्थिति काउंसिल बनाई गई, बाद में पूरा एक बिल पास किया गया, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए। तो ये मुझे लगता है शायद इसके पीछे ये कहीं ना कहीं चलिए, तो अगर इसके प्रावधान की बात करी जाए तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो वक्फ संशोधन बिल में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अब तक हम देखते आए थे कि वक्फ की संपत्ति किसी के पास यदि नहीं भी है, मान लीजिए
खुद की संपत्ति नहीं है तो भी वो वक्फ कर सकता था। ऐसी कुछ इस तरह की खुद के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी वो वक्फ की जा सकती थी। बहुत सारी मस्जिदें जो हैं, वो ज्यादातर मस्जिदें जो है वक्फ हैं। वक्फ बाय यूजर एक टर्म है जिसमें कि ये कहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई धार्मिक काम हो रहा है, कोई किसी भी जमीन पे या किसी भी संपत्ति पे कोई धार्मिक काम होता तो ऑटोमेटिकली वक्फ मान ली जाती थी। क्या है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ में है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर तो इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ भी काम वहां पर हो रहा हो तो वो वक्फ मान ली जाती है। और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वक्फ बाय यूजर एक टर्म उसमें यूज की गई है। तो इस तरह से बहुत सारी संपत्तियां जो है, जो हम आंकड़ा देखते हैं कि सेना और रेलवे के बाद, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ के पास है। 8,74,000 संपत्तियां। हाँ, 8,74,000। एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1950 में वक्फ के पास में 52,000 एकड़ जमीन थी। अब जो जमीन की बात करी जाए तो 9,40,00,000 एकड़ है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से भाई कोई भी आदमी वक्फ कर सकता था, मतलब ये एक जो व्यवस्था है कि कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है, तो वो इस वजह से ये सारी संपत्तियां मुझे लगता है शायद बढ़ती चली गई। राजस्थान की बात करें तो 19,044 संपत्तियां राजस्थान में वक्फ के पास हैं, जिनमें से ऑन रिकॉर्ड जिनमें से 17,000 के आसपास तो बाकायदा गजेटेड हैं और करीब 1,600 के आसपास नॉन गजेटेड है, मतलब नई संपत्तियां जो है उसमें जुड़ी है। तो राजस्थान भी उन राज्यों में है जहां पे वक्फ के पास बहुत संपत्तियां हैं। जो नया प्रावधान आए हैं, मुझे लगता है उसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि अब वो चीज खत्म हो गई। आपके पास जो स्वामित्व है यदि किसी चीज का, आप उसी को वक्फ कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है मुझे लगता है कि आपके पास जो खुद की चीज है आप उसी को दान कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड जो आप तो एक तो चीज वो हो गई। दूसरा ये है कि रजिस्टर कराना, प्रोसेस में रजिस्ट्री जैसा, हाँ, रजिस्टर कराना जरूरी हो गया। वक्फ बोर्ड के पास, मतलब सरकार के पास इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मतलब आप जो भी चीज दान कर रहे हैं वो आपके नाम से हो पहली बात, और उसके बाद उसको रजिस्टर किया जाए। यहाँ भी जैसे मैंने पता किया राजस्थान में भी, तो बहुत सारी संपत्तियां जो अभी हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ कर दी गई हैं पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास भी उसकी जानकारी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। लेकिन उनसे जो आमदनी हो रही है वो तो हो ही रही है। इसमें एक सिस्टम बना हुआ है, जो वक्फ के जो सिस्टम, जितनी मुझे जानकारी लगी है कि जो आमदनी होती है, जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं उनकी आमदनी जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है या सीधे जिनका वक्फ बोर्ड पे जिन पर सीधा नियंत्रण है, उनका किराया तो वक्फ बोर्ड को मिल जाता है। उसके अलावा एक कमेटियों की व्यवस्था है कि जो मान लीजिए कि कहीं वक्फ की संपत्ति है तो एक कमेटी बना दी जाती है। वो कमेटी जो है वो उसका किराया भी लेती है, वो उसका प्रबंधन भी करती है, वो पूरी उसको मतलब वक्फ की संपत्ति का पूरा मैनेजमेंट करती है, और उससे जो किराया आता है उसका 7% वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो आय तो होती है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे मतलब जैसा अभी आय भी हम देख रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बात आई थी जब ये बिल लाया गया था, और जब जरूरत, जिसको कहते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया, तो सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर कमेटी जो कि बनी थी और उसकी रिपोर्ट बहुत पब्लिश हुई, और उसके बाद बहुत हंगामा भी बचा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतने सारे सालों में जो कुछ भी किया गया उसका फायदा उस समुदाय को नहीं मिला। उस कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात थी कि जितनी संपत्ति वक्फ के पास है, जब वक्फ की गई है, उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए थी सालाना। 12,000 करोड़, 12,000। और वो संपत्ति, वो मतलब जबकि जो वो मुश्किल से 10% था, या 120 करोड़ के आसपास की आय हो रही थी। राजस्थान में हम बात करें तो मैंने जब कल आंकड़े देखे थे इसके, तो 19,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंदर, और जबकि किराया मुश्किल से 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए आ रहा है साल का। 19,000 संपत्तियों का किराया मात्र 1.25 अब ये बताया जा रहा है कि 19,000 संपत्तियों में से करीब 650 संपत्तियां सीधे वक्फ बोर्ड के अधीन में है, और उनका शायद किराया आ रहा है 1.25 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि बहुत सारा किराया जो है शायद, क्योंकि बहुत नॉमिनल किराए पर ये संपत्तियां चल रही हैं। 15 रुपए, 20 रुपए महीना, 25 रुपए महीना में ये सारी संपत्तियां चल रही हैं, तो बहुत कम किराया है। तो जो फायदा जिस तरह से मिलना चाहिए, आपके पास एक इतनी बड़ी संपत्ति, एक इतना बड़ा लैंड बैंक है, आपके पास इतनी मतलब जिसको कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका किराया यदि हम, और बहुत प्राइम लोकेशंस पर है, तो यदि उनका किराया आए, प्रॉपर ढंग से आए, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से खर्च किया जाए,
तो जिस समुदाय के लिए काम करना जी। चाहिए, जिन लोगों के लिए काम होना चाहिए, जी। उन तक तो कम से कम मतलब उसका आपके फायदा कहने का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था कि मुस्लिम समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसका जीवन स्तर उच्च हो, सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर समृद्ध हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। निश्चित रूप से कुप्रबंधन- हाँ, कुप्रबंधन कह सकते हैं, जिस तरह की पारदर्शिता हाँ, भी नहीं है। पारदर्शिता नहीं और है। सबसे बड़ी बात जवाबदेहिता की भी इस पूरे घटनाक्रम में जवाबदेहिता की देखिए, कमी वो है। बड़ी दिक्कत रही थी हमारे जी। देश के अंदर कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो भी मामले हैं, उनको टच करने से भी सरकारें डरती थी। अब तक हमने जो देखा है, जो सिस्टम अब तक हम देखते आए हैं कि वो उन पर बात ही नहीं किया है, जी। उनको छेड़ा ही ना जाए। तो उसकी वजह से जो है एक जिसको कहते हैं कि जवाबदेहिता जिस तरह की होनी चाहिए थी, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, जिस तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं हो पाई हैं। तो वो अपने हिसाब से करते रहे। जी। अब जी। जब ये बिल आया है और जिस तरह का हल्ला हम देख रहे हैं, वो शायद उसी वजह से भी है कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने जी। की बात चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 55 से ज्यादा देशों के पास में उतनी संपत्ति नहीं है जितनी देश में वक्फ बोर्ड के पास में संपत्ति है। उससे आय भी उतनी हो रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो मुस्लिम समाज है, उनका जो स्तर जो संपत्ति के लिहाज से होना चाहिए, आर्थिक जीवन स्तर हो, सामाजिक जीवन स्तर हो, उसमें इतनी उन्नति नहीं हुई है। वो लगातार पिछड़ते हुए चले गए। कारण जैसे मैंने शुरुआत में भी कही बात कि आपके पास एक इतना बड़ा लैंड बैंक है, जी। आपके पास इतना बड़ा मूवेबल प्रॉपर्टीज जी। हैं जो कि बहुत प्राइम लोकेशंस पर हैं, जिनसे बहुत अच्छा किराया मिल सकता है, जी। जिनसे बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। आखिर वो पैसा जा कहाँ? जाकर है। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे जी। लगता है सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लेके आई है, वो उसी सवाल को एड्रेस करते हुए लाई है जी। कि जो पैसा जो मिलना चाहिए था, जो कि जिस समुदाय के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, जिन लोगों के लिए खर्च जी। किया जाना चाहिए, उन तक तो कम से कम वो पहुंचे। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लोप हो गई। कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा कि जो वक्फ बोर्ड है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक संस्था है और वैधानिक संस्था के लिहाज से सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि किस उद्देश्य के साथ में इस संस्था का निर्माण किया गया है, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो अब तक जो बात कही गई थी, वक्फ को हम आमतौर पर यही मानते रहे, जी। भ्रांति भी है, जनता में भी यही है कि चूंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, तो जी। ये बिल्कुल धार्मिक संस्था है। इसमें शरीयत और नेचुरल बात है कि वो एक बात सही भी है कि शरीयत के अनुसार से जो है आप वक्फ करते हैं, तो वो माना जाता था कि भाई, लेकिन जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, जी। जिस उद्देश्य से बिल लाया गया 1954 में, और उसके बाद जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाए गए, जी। उनका बेसिक काम ये था कि जो संपत्तियां हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। जी। और मैनेजमेंट का काम धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, जी। मैनेजमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है कि वहां पर जो लोग बैठे हैं, सरकार ही जो है वहां पर अध्यक्ष नियुक्त करती है, और फिर बाद में जो है एक जो नियम बना हुआ है कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का आईएएस ऑफिसर वहां पे सीईओ लगाया जाता है, और ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहां पे कोर्ट्स हैं। तो वो एक उद्देश्य ये था कि इनका एक मैनेजमेंट हो, जी। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, उनसे तो प्रॉपर इनकम हो, जी। और वो इनकम प्रॉपर जगह खर्च हो। जी। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तभी इसका मैनेजमेंट जो का। उद्देश्य है वो पूर्ण वो हो पूर्ण सकता है। होगा। संसद के इतिहास में, या फिर यूं कहूं लोकतांत्रिक इतिहास में, सबसे ज्यादा किसी बिल पे लंबी चर्चा हुई है तो वो वक्फ संशोधन बिल है। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा हमने सुझावों का इसमें समावेश किया है। देखिए, तो कोई मुद्दा या कोई पॉइंट कैसे छूट सकता है इसमें? देखिए 2-3 बातें हैं। जी। अगस्त 2024 में बिल सबसे पहले पेश हुआ। जी। उसके बाद जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें बहुत लंबी चर्चा हुई, काफी सारे सुझाव भी आए, संशोधन भी आए। सरकार ने भी जो है, अब जेपीसी सब बात करती है, तो जेपीसी सब लोगों से, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात करती है। 25 से ज्यादा राज्यों की वक्फ बोर्ड के सुझावों को भी इसमें लिया गया है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, और जी। चूंकि देखिए बहुत बड़े समुदाय का मामला है, जी। और एक बहुत बड़े संपत्ति का मामला, मतलब बहुत बड़ा, जिसको हम, तो आप उसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। जी। इस पर बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत थी, जी। और सरकार ने, मुझे लगता है कि जिस तरह से बिल कल पेश किया है, जी। और जो अमेंडमेंट्स किए हैं, और जिस तरह का जवाब दिया गया कल सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री किरेन रिजिजू ने जो जवाब दिया, और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह का जवाब दिया, मुझे लगता है कि लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां जो है इस बिल को लेकर के जो थी, और जिस तरह का, मतलब आम मुस्लिम में भी जिस तरह का एक कंफ्यूजन बाकी जगह से पैदा किया गया, मुझे लगता है कि यदि वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर मनीष जी, इतिहास गवाह है कि जब भी
राष्ट्र हित में कोई फैसला लिया गया हो, कोई निर्णय लिया गया हो, तो कुछ लोग स्वार्थवश राजनीति करने के उद्देश्य से उसका विरोध जरूर करते हैं। ये हमने जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 के बाद देखा है, ट्रिपल तलाक के बाद में देखा है, सीए आया तब देखा है, 3 नए आपराधिक कानून आए तब देखा है। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राजनीति के उद्देश्य से। लेकिन जब यही बिल जब धरातल पर उतरे तो पूरा देश का जो परिदृश्य है वो सकारात्मक परिदृश्य में नजर आया। तो क्या यही कारण माना जा सकता है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी कुछ लोगों के द्वारा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको गुमराह किया जा रहा है? देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू भी था अपने आप में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जानकारी भी तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम गृहमंत्री अमित शाह लगातार बार बार कह रहे हैं कि जो ये हम बिल लेकर आए हैं ये किसी भी प्रकार का किसी का भी हक छीनने के लिए नहीं है, जबकि कई वर्षों से जिनको हक नहीं मिला उनको हक देने के लिए हम लेकर आए। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जब बिल लाया गया और जिस तरह से, तो बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, देखिए जो लोग बैठे हुए हैं जहां पे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी संपत्ति है तो उसमें इतना किराया तो आना चाहिए, या एक व्यवहारिक तौर पर भी हम, यदि वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें साइफन हो रही है, इधर उधर जा रही है। और यदि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ माइनर मॉनेटरी नहीं, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत सारे दलों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो नेचुरल बात है कि जब आप पर चोट पड़ेगी कहीं ना कहीं, या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो आप चीजों को उस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से चीजों को बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपके हित में नहीं है जी। तो वही चीज हम पे होते देख रहे हैं। सीए के मामले में भी हुआ था ये, जम्मू कश्मीर के मामले में भी हुआ, और जब चीजें इम्प्लीमेंट हुई, जब वास्तव में जमीन पर आई, तो लोगों को सारा हवा निकल गया, सारा डर निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जब ये बिल जब वास्तव में इम्प्लीमेंट होगा आज राज्यसभा में पारित होने के बाद, तो जब इम्प्लीमेंट होने लगेगा और जब वास्तव में इसका फायदा जब लोगों को मिलेगा तब तो समझ में आएगा तो सारी चीजें वाकई में हम गुमराह हो रहे थे। बिल्कुल सही है, हमारे लिए है। एक व्यक्ति का किसी की जमीन है तो उसकी 10 जगह एंट्री रहती है, 10 जगह पता चलता है रजिस्ट्री है इनके नाम से है, तो इसमें आखिर आपत्ति है क्या? अगर आपके पास में जमीन है तो उसको दिखाइए कि भाई इस व्यक्ति ने जमीन को दान में दिया है और इनसे हमने लिए है, और हमने ये कार्य मतलब गरीब मुसलमानों के लिए या पिछड़े हुए मुसलमान उनके लिए काम किया है, ये बताने में दिक्कत कहाँ है? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर संपत्तियां बहुत नॉमिनल किराए पे चल रही जी, ठीक है ना। तो अब जब वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे जी, तो बहुत सारे आपको नियमों का पालन करना पड़े। तो ये सही भी है, नहीं सही भी है बिल्कुल। पर अब जो लोग मान लीजिए कि बहुत कम किराए पे कोई चीज लेके बैठे हैं, अब अचानक वो चीजें रिकॉर्ड में आएंगी और बहुत सारी चीजें जब उनको करना पड़ेगा तो एक दिक्कत तो आएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसा जितनी इनकम होनी चाहिए तो उतनी इनकम नहीं हो रही, तो यदि वो कहीं जा रही है तो उनके हित भी हैं, और कहाँ जा रही है ये भी पता चलेगा, तो ये भी पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो जब इस तरह से जब होती हैं, जब आपके हितों पर इस तरह से प्रभाव आता है, तो वो एक दिक्कत खड़ी होती है। और वो फिर और चूंकि जो लोग बैठे हैं वहां पे, वो निश्चित रूप से समाज के, उस समुदाय के बहुत अलग और उनके हित के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि भाई आपका जो आप गरीब हैं, पिछड़े में हैं, आपके जीवन स्तर को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए, उसके लिए तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता। दिक्कत यही है कि जिनके लिए काम किया जाना चाहिए, जो जिनके लिए काम किया जा रहा है, उनकी वॉइस नहीं है जी, जिनकी वॉइस है उनके हित टकराते हैं जी। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी, स्वार्थ टकरा रहे हैं, स्वार्थ प्रभावित हो रहा है जी, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। इस वक्फ संशोधन बिल की एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाओं की नियुक्ति भी की जाएगी। देखिए, पहले ट्रिपल तलाक और अब वक्फ में 2 महिलाओं की नियुक्ति, ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत अलग तरह का और रेवोल्यूशनरी चीजें हैं अपने आप में। पहले ट्रिपल तलाक के जरिए किया गया, फिर अब 2 महिलाओं को उसमें शामिल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इससे मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं जी, उनको एक अलग तरह का आइडेंटिटी मिलेगी, उनको सशक्ति में उनका एक एम्पावरमेंट होगा और उनकी एक वॉइस कहीं ना कहीं बनेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट महिला समाज की धुरी है, और महिलाओं को जब इन बोर्ड से जोड़ा जाएगा तो बेहतर तरीके से समझ सकती है क्या कुछ समस्या आ रही है। निश्चित रूप से समझ सकती हैं। और हम आमतौर पे भी देखते हैं कि महिलाओं का जब कहीं कहीं इस तरह से दखल आता है तो चीजें बेहतर होती हैं आमतौर पे जी। तो इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है, इसमें कैसी आपत्ति?
आपके समाज की महिलाओं को ही बोर्ड में जगह दी जा रही है? देखिए, अब इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी, क्योंकि एक समुदाय के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर ठीक है, जिस तरह की संशोधन बिल के बारे में बात करें, संशोधन, मैं यही संशोधन, देखिए, देखिए महिलाओं के बारे में हम शुरुआत से मानते हैं, महिलाओं को जब अधिकार मिलते हैं किसी तरह के, तो दिक्कतें आती हैं। महिला बिल जब पारित हो रहा था, नारी शक्ति वंदन जो बिल पारित किया गया, तब भी हमने स्थिति इस तरह देखी थी कि 33% महिलाओं को आरक्षण आप दे रहे हो, तो किस तरह से सारी चीजें होंगी। तो महिलाओं को कुछ भी दिया जाता है तो एक आवाज कहीं ना कहीं से उठती है, क्योंकि फिर एक वर्ग का जो है वो बहुत बड़े वर्ग का, यहाँ पर उन महिलाओं की बात हो रही है जो कभी मुख्य धारा का हिस्सा रही ही नहीं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ मुख्य धारा में ला रहे हैं, बल्कि एक वैधानिक बोर्ड है उसमें सदस्य बनाया जा रहा है, और ये इसीलिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और उस समुदाय के लिए मुझे लगता है कि इसको एक वेलकम के रूप में देखना चाहिए, उस समुदाय को उस पूरे वेलकम करना चाहिए कि एक बड़ी चीज उनके महिलाओं के लिए, उस समाज की महिलाओं के लिए। जी, और एक सबसे बड़ी बात कि पहले जब भी वक्फ बोर्ड का मामला होता था तो ट्रिब्यूनल तक ही खत्म हो जाता था, पूरा ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वही सर्वे सर्वा होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के अलावा आपके पास में कई सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर के जो समकक्ष है उच्च अधिकारी, उसके पास में आप उस मामले की पैरवी कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एम्बिगिटी थी पिछले बिल में, जो पुराना बिल था, और इसी वजह से बहुत सारी संपत्तियां चली भी गई, विवादों में भी फंसी हुई है। जो बहुत बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि ट्रिब्यूनल के बाद कोई सुनवाई की जगह नहीं थी, तो इसकी वजह से बहुत लोग परेशान होते थे। और चूंकि ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि समुदाय विशेष का एक पूरा वर्चस्व रहता, तो बड़ा आसान नहीं होता जी। अब हाई कोर्ट तक वो जाना, मतलब वहां पर आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि जो अब तक विवाद चले आ रहे थे या बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, मुझे लगता है कि उसमें राहत मिलेगी लोगों को। और जिस तरह के आंकड़े हैं कि बहुत सारे केसेस देश भर के उसमें चल रहे हैं, और ये डिमांड भी थी, मतलब जो हाई कोर्ट में भी, जो कोर्ट्स में भी गए थे, लोगों ने ये लड़ाई थी कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी संपत्तियां फंसी पड़ी हैं जी। लोग अपनी संपत्ति बेचने गए, पता चला कि वक्फ हो रखी है इसलिए नहीं हो सकती, तो वो जो विवाद हैं जितने भी, उनके निपटारे के लिए मुझे लगता है कि कोर्ट यदि इसमें इंटरवीन कर रहा है, और कोर्ट का यदि एक दखल बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है। एक सबसे बड़ी बात कि धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन करवा कर भी आप किसी से संपत्ति दान करवा सकते हैं इसमें, तो उसमें नए संशोधन बिल में कम से कम 5 साल तक आपको, हाँ, ये इम्पोर्टेंट एक ही कि प्रेक्टिसिंग 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसके बाद ही आप वक्फ की संपत्ति दान कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है अपने आप में, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होता है, तो इस मिसयूज को इससे और किसी और धर्म का जो व्यक्ति है वो दान नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। जैसा ये संपत्ति आखिर बढ़ी क्यों, जैसा आप बता रहे हैं कि 52,000 एकड़ जमीन थी जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, तो वो सारे रीजन इसी वजह से थे। मुझे लगता है कि इससे अब एक रोक लगेगी किसी तरह की, और चीजें जो बताया गया कि 2000, कल गृह मंत्री ने भी बताया कि 2013 में जो अमेंडमेंट लाया गया कि लुटियन जोन की, दिल्ली के लुटियन जोन की 123 संपत्ति जो है वो वक्फ कर दी गई, बहुत वीवीआईपी जो संपत्ति। अब आप सोचिए कि दिल्ली के लुटियन जोन बिना किसी रिकॉर्ड के वक्फ यदि कर दी गई, आप वहां पे आप प्रॉपर्टी की कीमतें देख सकते हैं क्या होंगी इस समय, बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं। तो यदि वो इस तरह से चली गई तो अब फिर सोचा जा सकता है कि भाई किस तरह से मैनेजमेंट चलाता था, किस तरीके से मैनेजमेंट रहा होगा। आपको क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल पास तो आज राज्यसभा में हो ही जाएगा, होने के बाद में क्या कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, जिस तरह का बिल है और यदि पारित होता है और लागू होता है तो निश्चित रूप से जिस समुदाय के बहुत बड़े, मतलब एक बहुत बड़े समुदाय के बहुत बड़े वर्ग तक जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की उनकी जो वेलफेयर का जो काम होना था, जिस तरह से हो सकता था, वो नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, उनके लिए पैसा मिलेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात कि देश की मुख्य धारा से उस पूरे समुदाय को जोड़ा जा सकेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी। आजादी के बाद मुझे लगता है कि आज 75 साल बाद हम यदि इस तरह से कुछ कर पा रहे हैं, अब ठीक है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। मुझे लगता है कि जब बिल वास्तव में इम्प्लीमेंट होगा और जब उसका फायदा लोगों को मिलेगा तो अपने आप सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसका नाम भी उम्मीद रखा गया है। उम्मीद ही है, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी उम्मीद है, और उस समुदाय के लिए, उस समुदाय के लाखों करोड़ों लोगों के लिए
मुझे लगता है कि जो जिनकी से नहीं है, जिनकी वॉइस नहीं है, जो बात अपनी पहुंचा नहीं पा रहे, या मतलब कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं दूसरे तरीकों से, जी। तो उनका 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 एक बहुत बड़ा वेलफेयर इसमें हो सकेगा। बिल ट्रू स्पिरिट में लागू होगा तो निश्चित रूप से वो काम होगा, और जिन लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए था वो पहुंचेगा। इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, उम्मीद से यही उम्मीद करते हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल जब लागू होगा तो वाकई में जिनके लिए लागू किया जा रहा है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देगी। गोदा जी, आज इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ और सहजता के साथ आपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।